नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी जली हुई रस्सी, जिसे लिखा है गुलशेर खां शानी जी ने। अपने बर्फ जैसे हाथों से वाहिद ने गर्दन से उलझा हुआ मफलर निकाला और साफिया की ओर फेंक दिया। पलक भर वाहिद की ओर देखकर साफिया ने मफलर उठाया और उसे तह करती हुई धीमे स्वर में बोली, क्या मिलाद में गए थे? वाहिद ने बड़े ठंडे ढंग से स्वीकृति सूचक सिर हिलाया और पास की खूंटी में कोट टांग खिड़की के पास आया। खिड़की के बाहर अंधेरा था, केवल सन्नाटे की ठंडी साएं साएं थी, जिसे लपेटे बर्फीली हवा बह रही थी। किंचित सिहर कर वाहिद ने खिड़की पल्ले लगा दिए और अपने बज उठते दांतों को एक दूसरे पर जमाते हुए बोला, कितनी सर्दी है, जिस्म बर्फ हुआ जा रहा है। चूल्हे में आग है क्या? प्रश्न पर साफिया ने आश्चर्य से वाहिद की ओर देखा। बोली, नहीं। चुपचाप खाट पे लेटे वाहिद के पास आई, बैठी और उसके कंधे पर हाथ रखकर स्नेह सिक्त स्वर में बोली, मेरा बिस्तर गर्म है, वहाँ सो जाओ। वाहिद अपनी जगह लेटा रहा, कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर के बाद उठकर पास ही पड़ी पोटली खींची, उसकी गांठें खोली और कागज़ की पुड़िया रुमाल से अलग कर बोला, शीरनी है, लो खाओ। रहने दो, साफिया बोली, सुबह खा लूँगी। क्या मिलाद में बहुत लोग थे? किसके यहाँ थी? वकील साहब के यहाँ। एक तो 11वीं शरीफ की मिलादें और दूसरे इतनी सर्दी। वाहिद ने रजाई गर्दन तक खींच ली। अनायास भर उठने वाली झुरझुरी से एक बार सिहर कर अपना जिस्म समेटा और एक कोने में हो रहा। बंद किवाड़ों को धक्का मारकर अंधेरे और शीत में ठिठुरती हवा लौट गई और किवाड़ों की दराज में सिमटकर हवा दोशीज़ा की नटखट छुअन की तरह गर्म रजाई में भी वाहिद को छू कर कंपा गई। पास वाले मकान में एक शोर उठ रहा था, एक बड़ी मीठी चहल पहल, जिसमें पुरुष स्त्रियों के स्वर और हंसी मजाक के फव्वारे, देगों की उठापटक, बल्लियों और कफगीरों के टकराने और झनझनाने की आवाज़ों के साथ घुले मिले थे। साफिया ने कहा, मुनीर साहब के यहाँ कल सुबह दावत है। वाहिद ने सुन भर लिया और आंखें बंद कर ली। मुनीर साहब वाहिद के घर के पास ही रहते थे। आज से कोई 6 साल पहले मुनीर साहब यहाँ मुनीम थे, पर बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और गल्ले का व्यापार शुरू कर दिया। किस्मत अच्छी थी, अतः 2 साल के अंदर ही उन्होंने हज़ारों रुपए कमाए और अपना पुराना माटी का कच्चा मकान तुड़वाकर पक्का और बड़ा मकान बनवाया। उस दावत की चर्चा वाहिद पिछले कई दिनों से साफिया से सुन रहा था। मुनीर साहब की पत्नी ने, जो अक्सर वाहिद के यहाँ दोपहर में आ जाया करती थी, 2 हफ्ते पहले ही अपने यहाँ होने वाली दावत की घोषणा कर दी थी। जब कभी साफिया से भेंट हुई, थोड़ी इधर उधर की चर्चा के पश्चात बात 11वीं शरीफ के महीने मिलादों और दावतों पर पलट आई और उसने बातों ही बातों में कई बार सुनाया कि उनके यहाँ की दावत में कितने मन का पुलाव, कितना जर्दा और कितने मन के बकरे कटने को हैं, और इतने दिन पहले ही उनके रिश्तेदार चावल दाल चुनने बीनने और दूसरे कामों के लिए आ गए हैं। इस ज़रूरत से ज़्यादा इंतज़ाम करने के लिए उन्होंने सफाई दी कि मिलाद, तीज़ा और किसी धार्मिक काम में चाहे लोग ना आएं, पर खाने की दावत हो तो एक बुलाओ 4 आएंगे। जब मामूली दावतों का यह हाल होता है तो यह तो आम दावत है। साफिया को बुरा लगा हो, ऐसी बात नहीं, पर उसने कभी कुछ नहीं कहा। वही दावत कल होने जा रही थी। बड़ी देर से छा गई चुप्पी को सहसा तोड़कर बड़े निराश स्वर में साफिया बोली, मुनीर साहब की बीवी के पाँव तो जमीन पर ही नहीं पड़ते। इतनी उम्र हो गई, फिर भी जेवरों से लदी पीली उजली दुल्हन बनी फिरती हैं।
भला बहू बेटियों के सामने बुढ़ियों का श्रृंगार क्या अच्छा लगता है? वाहिद ने करवट बदली और एक लंबी सांस लेकर कहा, जिसे खुदा ने इतना दिया है वह क्यों ना पहने? अपने अपने नसीब हैं साफिया। साफिया को संतोष नहीं हुआ। थोड़ी देर चुप रहकर बड़े भरे हुए स्वर में बोली, एक अपने नसीब हैं? खुदा जाने तुम्हारे मुकदमे का फैसला माटी मिला कब होगा। और साफिया के भीतर से बड़ी लंबी और गहरी सांस निकली जो सीधे वाहिद के कलेजे में उतर गई। वाहिद एक ढीला ढाला मंझोले कद का आदमी था। गरीबी और अभाव से उसका परिचय बचपन से ही था। बड़ी आर्थिक कठिनाइयों के बीच 8वीं की शिक्षा प्राप्त कर सका था। 8वीं के बाद किसी तरह कोशिश कर करा के उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी मिल गई और 8 साल के भीतर ही वह डिप्टी रेंजर तक पहुंच गया। जंगल महकमे वालों को भला किस चीज़ की कमी। 4 साल के अंदर ही वाहिद के नाम पोस्ट ऑफिस में 1,500 की रकम जमा हो गई, जिसमें से 700 उसके ब्याह में खर्च हुए। पर साफिया का भाग्य शायद अच्छा नहीं था। पूरे 2 साल भी सुख से नहीं रह पाई थी कि वाहिद पर रिश्वत के आरोप में मुअत्तल कर दिया गया। वाहिद ने बहुत हाथ पांव मारे। पोस्ट ऑफिस से 300 और निकल गए। हेड क्लर्क की कई दावतें हुईं। रेंज ऑफिसर साहब, जिनके सर्किल में वाहिद आता था और जिन्होंने रिपोर्ट आगे बढ़ाई थी कि यहाँ उसने कई बार मिठाई, फलों की टोकरियाँ और शहर के भारी भरकम आदमियों से ढेर सारी सिफारिशें भिजवाईं, और डीएफओ साहब की बीवी के पास, हालांकि उसके पहले एक बार भी वहाँ जाने का अवसर नहीं आया था। साफिया को 2-3 बार भेजा, पर कुछ नहीं हुआ। केस पुलिस को दे दिया गया और वाहिद पर मुकदमा चलने लगा। पहले कुछ महीने तो वाहिद को काफ़ी सांत्वनाएं मिली कि केस में कोई दम नहीं, खारिज हो जाएगा। यहाँ वाले जाति और अन्याय करें, पर ऊपर तो सबकी चिंता रखने वाला है, और वाहिद के केस के साथ अकेले वाहिद का नहीं, 2 और जनों का भाग्य जुड़ा है। अगर वाहिद दोषी भी है तो वे लोग तो निर्दोष हैं, इत्यादि। जब 1 साल का अरसा बीत जाने पर मुकदमा तय नहीं हुआ, पोस्ट ऑफिस से पूरे पैसे निकल गए और साफिया के जिस्म पर एक भी जेवर ना रहा, तो वाहिद की हिम्मत टूट गई और पहले जुम्मे के अलावा कभी भी मस्जिद की ओर रुख न करने वाला वाहिद अब 5 वक्त नमाज पढ़ने लगा। लगभग 2 साल के बाद फैसला हुआ और आशा के विपरीत अच्छे से अच्छा वकील लगाने के बावजूद वाहिद को साल भर की सज़ा हो गई। वैसे तो अकस्मात टूट पड़ने वाली मुसीबत पहाड़ से कम न थी, पर रिश्तेदारों और दोस्तों ने हाई कोर्ट में अपील करने का किसी न किसी तरह प्रबंध कर दिया और पूरे 1.5 बरस से वाहिद हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर रहा है। भले उस प्रतीक्षा में 1 जून के खाने के बाद 2 जून की चिंता की हड़बड़ाहट, साफिया की शिकायतें, दिन प्रतिदिन टूटता उसका स्वास्थ्य और उस दुर्दिन में माँ बनने की एहतियात, आवश्यक दवाई व देखभाल की सारी समस्याएं शामिल थीं। मुनीर साहब के यहाँ से देगों में भारी कफगीरों के फेरने टकारने का स्वर गूंजा। बड़े ज़ोर से छनन छन्न की आवाज़ हुई और फिर घी में पड़े ढेर सारे मसालों की मीठी सौंधी खुशबू फैल गई। घी अब वाहिद के लिए ख्वाब है। जब तक लोअर कोर्ट से फैसला नहीं हुआ था, ऑफिस से मुअत्तली का अलाउंस मिल जाया करता था। उसका ही सहारा कम न था, पर अब कहीं का कोई आसरा नहीं। उन कड़वे दिनों को वाहिद और साफिया मिलकर झेल भी लें, लेकिन उस मासूम जान का क्या होगा जो वाहिद के दुर्दिन में ही साफिया के भाग्य में आने को थी। प्राइवेट फंड की जो भी थोड़ी बहुत रकम जमा थी और वापस मिलने को थी, उसके जाने से बहुत पहले से रास्ते तैयार थे, अतः उसका क्या भरोसा। एक दिन झिझकती हुई साफिया बोली, एक बात कहूँ? पल भर के लिए वाहिद डर सा गया। पता नहीं साफिया कौन सी बात कहेगी। तुरंत जवाब देते नहीं बना। क्षण भर उसकी तरफ देखता रहा,
फिर पास जाकर अपनी हथेलियों में उसका चेहरा ले बड़ी उदास आंखों से देखने लगा। क्या कहती हो? साफिया बोली। प्राइवेट फंड के पैसे मिलेंगे तो घी ला दोगे? बहुत दिनों से अपने यहाँ पुलाव नहीं बना। वाहिद के भीतर जैसे किसी ने हाथ डालकर खंगाल दिया हो। अपने को किसी तरह पहले वह संयत कर धीरे से मुस्कुराया, फिर ज़रा जोर से बनाई हुई हंसी हंसता हुआ बोला, बस? साफिया संकोच से लाल होकर मुस्कुराती हुई वाहिद के सीने में छिप गई। वहाँ से हटकर जब वाहिद दूसरे कमरे में आ गया तो निढाल सा खाट पे पड़ गया। भीतर से उफनती रुलाई का आवेग पलकों पर, ओंठों पर बिछल रहा था। मुंह पोंछने के बहाने रुमाल से उसने आंखें पोंछी और अपने लरज रहे ओंठ बाहों में भींच लिए। उस बात को भी 3 माह हो गए थे। साफिया ने 1-2 बार अप्रत्यक्ष रूप से पूछने की कोशिश की और चुप रह गई। उस रकम की वाहिद को आज भी प्रतीक्षा है। वाहिद ने करवट बदली। मुनीर साहब के यहाँ का शोर थम गया था और इक्की दुक्की आवाज़ें आ रही थीं। साफिया थक कर सो गई थी। सर्दी की सुबह वाहिद के लिए 8 से पहले नहीं होती, पर उस दिन देर से सोने पर भी आँख सुबह जल्दी खुल गई। वैसे काम होने या ना होने पर भी वह चाय आदि से निपटकर 9 से पहले ही बाहर निकल जाता है, लेकिन उस दिन उसकी चाय 10 बजे हुई। बाहर मुनीर साहब के यहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही थी। साइकिल और पामों की रौन से उभड़ उभड़ कर धूल का बादल फैल बिखर रहा था। और दिनों की तरह चाय देते हुए आज साफिया ने ना तो राशन के समाप्त होने की बात कही और ना पूछा कि आज वाहिद कहाँ से क्या प्रबंध करेगा। पिछली रात भी कुछ नहीं था। सुबह का बच रहा थोड़ा खाना वाहिद और साफिया ने मिलकर खा लिया था। रात की मिलाद की शीरनी नाश्ते का काम दे गई थी। वाहिद ने पूछा, क्यों? क्या मुनीर साहब के यहाँ से कोई आया था? साफिया ने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया, नहीं, हज्जाम आया था, आम दावत की खबर दे गया है। वाहिद ने और कुछ नहीं पूछा और बाहर निकल आया। मुनीर साहब के घर के सामने से लेकर दूसरे मोड़ तक लोगों का आना जाना लगा था। रंगीन धारीदार तहमद लपेटे, सफ़ेद और काली टोपियां लगाए, सिर में रुमाल बांधे लोग मुनीर साहब के घर की ओर बढ़ रहे थे। एकाएक सामने से रिजवी साहब दिखाई दिए। वाहिद उनसे कतराना चाहता था, पर जब सामने पड़ ही गए तो बस मुस्कुराकर आदाब करना ही पड़ा। रिजवी साहब के साथ 9 से लेकर 3 साल तक के 4 बच्चे चल रहे थे, जिनके सर पर आड़ी टेढ़ी गंदी और तेल में चीकड़ मुड़ी मुड़ाई टोपियां थीं। रिजवी साहब ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों भाई, मुनीर साहब के यहाँ से आए हो क्या? वाहिद ने झिझक कर कहा, जी नहीं। वाहिद से रिजवी साहब बोले, तो फिर चलो ना। वाहिद क्षण भर चुप रहा, फिर संभल कर बोला, आप चलिए, मैं अभी आया। रिजवी साहब आगे बढ़ गए। कोई 2 घंटों के बाद जब वाहिद लौटा तो मुनीत साहब के घर के सामने से भीड़ छट गई थी, पर महफिल अभी भी चल रही थी। कोई पूछे या ना पूछे, स्वागत करे या ना करे, लोग आते, सामने के नल पर हाथ धोते और बैठ जाते। एक ओर से कंधे पर कपड़े से ढका तश्त लिए चिंचोड़ी गई हड्डियों के गिर्द फैले ढेर सारे कुत्तों को हंकालती हमीदा की माँ निकली। हमीदा की माँ पिछले 5 वर्षों से मुनीर साहब के यहाँ नौकर थी। अक्सर 30 त्योहारों के अवसर पर मुनीर साहब के यहाँ से शीरनी लेकर हमीदा की माँ वाहिद के यहाँ आया करती थी। उससे बात करने की ना तो वाहिद को ही कभी आवश्यकता पड़ी और ना अवसर ही आया। फिर भी वाहिद ने आज रोक कर पूछा, हमीदा की माँ, क्या लिए जा रही हो? हमीदा की माँ ने पल्लू संभाल कर कहा, खाना है भैया, सिटी साहब के यहाँ पहुँचाने जा रही हूँ। भला वह क्यों? अब पता नहीं सिटी साहब आम दावत में आना पसंद करें ना करें, सो बेगम साहिबा भिजवा रही हैं।
और हमीदा की माँ आगे बढ़ने लगी। तभी एकाएक चौंक कर, जैसे कोई महत्वपूर्ण और विशेष बात छूटी जा रही हो, ज़रा आवाज़ ऊंची करके रोकने के अंदाज में वाहिद ने पूछा, और कहाँ कहाँ ले जाना है हामिद की माँ? हामिद की माँ ने थोड़ा रुककर कहा, पता नहीं भैया, फिर भी इतना जानती हूँ, अभी मेरी जान को छुटकारा नहीं। वाहिद ओंठों में ही मुस्कुराया और मुनीर साहब के घर की ओर बढ़ा। सामने आंगन में 2-3 बड़ी बड़ी दरियाँ, जो संभवतः हर दावत में पहुँच कर गंदी हो चली थीं, बिछी हुई थी, जिन पर साफ नए कपड़े पहने कुछ बच्चे खेल रहे थे। पास के नल से क्षण प्रतिक्षण बह रहे पानी से आंगन के आधे हिस्से में कीचड़ फैल चुका था। पास ही 2-3 चारपाइयाँ डाल दी गई थीं। चारपाइयाँ शायद उन उम्मीदवारों के बैठने के लिए जो देर से आने के कारण चल रही पात समाप्त होने और दूसरी पात के प्रारंभ होने की प्रतीक्षा करते हैं। उन्हीं लोगों में से क्या वाहिद भी है? वह बड़े फीके ढंग से मन ही मन हंसा। रस्सी भले ही जल गई हो, पर क्या उसका बल इतनी जल्दी निकल जाएगा? थोड़ी देर वाहिद वहीं खड़ा रहा। वहाँ बैठने बिठाने अथवा पूछने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं थी। लोग आते थे, जाते थे। भीतर के कमरे से जहाँ खाना चल रहा था, बर्तनों की टकराहट के साथ पुलाव की महक असांसों के साथ वाहिद के फेफड़ों में भर गई। मुंह भर आया। घूंट हलक के नीचे उतार कर वाहिद एक और खड़े दांत खोदते और थूकते 2-3 दाढ़ी वाले बुजुर्गों के पास जाकर खड़ा हुआ। दांत के अंतरों में फंस गए गोश्त के टुकड़ों को तीली से निकाल फेंकने की जी तोड़ कोशिश करते हुए उन लोगों ने केवल वही सवाल किया, जिसका जवाब वाहिद पिछले 1.5 बरस से प्रायः हर मिलने वाले को दिया करता था, कि उसके केस का क्या हुआ, किस वकील को लगाया है, कितनी परेशानियां हो गईं और अपील के फैसले को कितनी देर है, आदि। वाहिद ने सैकड़ों बार कही बात एक बार फिर अपने अनमने ढंग से दोहरा दी। तभी दरवाजे के पास मुनीर साहब दिखाई दिए। इधर से ध्यान हटाकर वाहिद ने मुनीर साहब के चेहरे की तरफ अपनी आंखें जमा दी, पर लगातार कई मिनटों तक मुनीर साहब के चेहरे की तरफ देखते रहने पर भी उनका ध्यान वाहिद की तरफ नहीं लौटा और वह अपने किसी नौकर को हिदायतें देकर लौटाने लगे। तो अपनी जगह से एक कदम आगे आ पुकार कर वाहिद ने कहा, मुनीर साहब, आदाबे अर्ज है। मुनीर साहब जाते जाते पल भर को रुके, आदाब लिया, वाहिद की ओर देखकर मुस्कुराए और तेज़ी से भीतर चले गए। एकदम पीछे अपनी जगह से लौटने से पूर्व वाहिद ने सुना, पास के दाढ़ी वाले सज्जन उसका नाम लेकर पुकार रहे थे। लौट कर देखा तो उन्होंने कहा, वाहिद मियाँ, पान लीजिए। एक कम उम्र का लड़का वाहिद के आगे पान की तश्तरी बढ़ाए खड़ा था। क्षण भर रुककर वाहिद ने अपने इर्द गिर्द देखा। सामने खड़े लड़के पर एक निगाह डाली, तश्तरी से एक पान उठाकर मुंह में रखा और लौट रहे लोगों के पीछे हो लिया। घर पहुंचकर देखा, साफिया तकिए में मुंह डाले चुपचाप पड़ी थी। बावर्ची खाने की ओर निगाह गई। चूल्हा लिपा पुता साफ था और धुले मजे बर्तन चमक रहे थे। वाहिद को देखकर साफिया उठ बैठी और अपनी ओर घूर कर देख रहे वाहिद की आंखों में केवल निमिष भरे के लिए देखकर ठंडे स्वर में पूछा, कितने लोग थे दावत में? हामिद की माँ तो आई नहीं। वाहिद के जले पर जैसे किसी ने नमक छिड़क दिया हो। तिल मिलाकर तीखे स्वर में उसने कहा, हामिद की माँ की ऐसी की तैसी, मैं ऐसी दावत में नहीं जाता। यह जानकर भी तुम ऐसे सवाल करती हो। हमने क्या पुलाव नहीं खाया? जिसने ना देखा हो वह सालों के यहाँ जाए। आशा है कि यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप
इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली हर कहानियाँ आपको समय पर मिलती रहें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।